आखिरी इलेक्शन की तारीख आ पहुंची थी और जमील खाकवानी की पानी की तरह बहाई हुई दौलत अपना रंग दिखा रही थी। वो जानते थे कि जितना खर्चा वो कर बैठे हैं, अगर एक बार इलेक्शन में कामयाबी मिल गई तो वो सारा पैसा सूद समेत इनके पास वापस आ जाएगा। 2 + 2 5 कैसे होते हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो सारी उम्र यही काम तो करते आए थे। अब भी दिन भर की भाग दौड़ के बाद वो टीवी के सामने बैठे मोबाइल पर मसरूफ़ थे और इन्हें पल पल की खबर मिल रही थी। शुरू में वो अपने हरीफ से काफ़ी पीछे जा रहे थे, लेकिन जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, इनके वो ख़ास पत्ते जो उन्होंने ऐसे ही मौक़ों के लिए बचाए रखे थे खुलना शुरू हो गए और अचानक से ही वो तेज़ी से पहले अपनी हरीफ के बराबर पहुँचे और फिर आगे निकलना शुरू हो गए। रात गए जब वोटों की गिनती पूरी हुई और नतीजा बरामद हुआ तो वो एक बड़े मार्जिन से जीत चुके थे। सब कुछ इतने अच्छे तरीके से प्लान किया गया था कि कोई ज़ीरक आदमी भी इस हेर फेर को पकड़ नहीं सकता। अपनी कामयाबी का जश्न उन्होंने कल पर मुलतवी किया और अपने सपोर्टर्स की काले मौसूल करके शुक्रिया अदा करते रहे। इस इलेक्शन में कामयाबी में सिर्फ इनका मफाद नहीं था, ये पूरा एक टोला था जिसने इनकी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए पैसा और ताल्लुकात बेदरेग इस्तेमाल किए थे और सबके अपने मकासद थे जो एक दूसरे के गठजोड़ से ही पूरे हो सकते थे। एक जमील साहब के हुकूमती ऐवान में बैठने से इनके बहुत से काम आसान हो जाने थे जिनका पहले मुमकिनात में तसव्वुर करना ही मुहाल था। जहाँ जमील साहब खुश थे, वहीं हुरैन भी अपने कमरे में बैठी अपने बाबा की कामयाबी पर खुशी मना रही थी। जो भी था, अब इसके बाबा ने MNA बन जाना था और वह जानती थी कि आजकल के दौर में कुर्सी की ताकत क्या मायने रखती है। काफ़ी दिन होने को आए थे, इसने शब्बीर को नहीं देखा था। वो खामोशी से अपने कमरे से निकली और नज़र बचाकर दबे पाँव शब्बीर के क्वार्टर की तरफ चल दी। इसने कभी ज़िंदगी में ऐसा करने का सोचा भी नहीं था, लेकिन क्या करती, इस दिल का जो अजीब अजीब दलाइल देकर इसे बगावत पर उकसा रहा था। इनके महलनुमा घर के पिछली साइड पर क्वार्टर के नाम पर पूरे पोर्शन बने हुए थे, जिनमें से एक शब्बीर को दिया गया था। वो जानती थी कि वो अभी अपने क्वार्टर में ही होगा, क्योंकि सारा दिन वो जमील साहब के साथ ख्वार होकर शाम ही को घर वापस पहुंचा था। इसके दरवाजे पर पहुंचकर इसने आसपास देखा और किसी को मौजूद ना पाकर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दे डाली। थोड़ी देर में ही दरवाज़ा खुल गया और शब्बीर सिर्फ पैंट पहने दरवाजे पर मौजूद था। इसे देखते ही वो फ़ौरन अंदर दौड़ गया और जल्दी से टी-शर्ट पहनकर दोबारा दरवाजे पर आ गया। आप यहाँ? मुझे कॉल कर ली होती, मैं खुद आ जाता, वो गड़बड़ाते हुए बोला तो वो कन्फ्यूज़ सी मुस्कुरा दी। अंदर आने दें, इधर किसी ने देख लिया तो फंस जाना है मैंने, वो परेशानी से बोली तो शब्बीर हौंक बना इसे देखेगा। जब इसने देखा कि शब्बीर कोई जवाब नहीं दे रहा तो इसे हाथ से हटाती वो खुद अंदर दाखिल हो गई। देखिए मैडम, इस वक्त आपका यहाँ आना ठीक नहीं है, साहब भी घर पर हैं और अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो मेरी शामत आ जानी है। आप प्लीज़ अभी यहाँ से चली जाएँ, आपको जो भी बात करनी है वो हम सुबह में कर लेंगे। इसे अभी तक इसके वहाँ आने का मकसद समझ नहीं आया था। हुरैन ने नज़रें घुमाकर कमरे का जायज़ा लिया तो इसे सेंटर टेबल पर शराब की बोतल और कुछ खाने का सामान नजर आया। वह समझ चुकी थी कि शब्बीर इस वक्त किस शुगल से दिल बहला रहा था और अब इसे अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस रहा था। देखो शब्बीर अंकल, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मेरी निगरानी करना छोड़ दो। आप जिस तरह मेरा साया बनकर फिरते हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कमाल महारत से अपनी बात को दूसरा रुख देते हुए बोली तो शब्बीर सर पकड़ कर रह गया। उफ मैडम, आप इतनी सी बात करनी यहाँ चली आई? जानती हैं अगर आपके बाबा को पता चल गया तो मेरा क्या हाल होना है। आप प्लीज़ अभी जाएं, आप जो कहेंगी और जैसा कहेंगी बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन अभी आप प्लीज़ चली जाएं। शब्बीर थूक निकलते हुए बोला तो इसके दिमाग में बना शब्बीर का मुजस्मा एक पल में ढह गया। ये वो शब्बीर तो नहीं था जिसकी बहादुरी के किस्से सुनकर और देखकर वो मुतासिर हुई थी। ये तो इसे कोई डरी हुई चिड़िया महसूस रहा था, जिसे डर हो कि अगर वो उड़ी तो ऊपर मौजूद चील इसे झपट कर ले जाएगी। याद रखना अपना वादा, वरना मैंने फिर से आ जाना है, वो अपने लहजे को शरारती बनाते हुए बोली तो शब्बीर ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। मैं कसम खाता हूँ जैसा आप बोलेंगे वैसे ही होगा, लेकिन अभी प्लीज़ आप चली जाएं। इसे शब्बीर के हाथों की लर्जिश वाज़े महसूस हुई और वो बगैर कुछ कहे वहाँ से निकल आई। बाहर निकलते हुए भी इसने इस बात का ख्याल रखा था कि कोई इसे देख न ले। दिल में इसके एक तूफ़ान सा उठा हुआ था और अपनी इस बेवकूफ़ी पर इसका अपना सर पीट लेने का जी चाह रहा था। नज़र बचाती हुई वो वापस अपने कमरे में आ गई और बेड पर गिरते हुए लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसने मुनीर से हर जाविये को मद्देनज़र रखते हुए सारी बातें खुलकर कर ली थी। जब इसे इत्मीनान हो चला कि मुनीर जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है तो इसने रजामंदी जाहिर कर दी। इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा मुनीर भाई, ये बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। सारी बातें तय कर लेने के बाद वो पूछ बैठा तो मुनीर हंस पड़ा। अबे शहजादे, तेरे को अच्छा और सेहतमंद देखकर मेरे को क्या मिलेगा? इसी तरह तू तरक्की करेगा तो भी मेरे को कुछ नहीं मिलेगा।
लेकिन चल तू खुश हो जाए, बस अपने पैसे पूरे। अपने को अरसा हुआ नफ़ा नुकसान सोचना छोड़ दिया। मुनीर फ़लसफियाना अंदाज में बोला तो हातिम को इसके लहजे में सच्चाई की झलक नजर आई। फिर भी मुनीर भाई, कोई किसी के लिए इतना नहीं करता, अपने छोड़ जाते हैं आप तो फिर पराए हो। हातिम के दिमाग में भी बात फंस चुकी थी, इसलिए वो अपनी बात पर जोर दे रहा था। ये बात तू सही कह रहा है, अपने वाकई छोड़ जाते हैं, लेकिन तू ये बात सोच के खुद को परेशान न कर। तू ठीक है तो सब ठीक है, और तू अपना ये हुलिया बदल, क्या बनकर फिरता रहता है। कल को तूने सोसाइटी का मालिक बन जाना है तो इस मुंह और कपड़ों के साथ फिरेगा। मुनीर ने इसकी फिर से क्लास लेनी शुरू कर दी और वो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। क्या इसने ये जिक्र ही क्यों छेड़ा? मुनीर भाई, असर का टाइम हो गया है, यह सारी डांट आप मुझे नमाज के बाद भी सुना सकते हो। हातिम के कान में जैसी अजान की आवाज़ पड़ी, इसने मौका गनीमत जानते हुए मुनीर की तवज्जो खुद पर से हटाई और वो कामयाब भी रहा। मुनीर फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ और मस्जिद जाने की तैयारी करने लगा। इसने सुकून का सांस लिया, लेकिन अब इसकी ज़िंदगी से सुकून दबे पाँव निकलता जा रहा था। तू किधर? चल उठ और मस्जिद चल अपने साथ, इस मामले में तेरे को छोड़ना नहीं मैंने। मुनीर इसे एक अदद करारी सी घूरी मारते हुए बोला तो वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और इसके साथ हो लिया। नमाज के बाद वो लोग दोबारा दुकान पर आकर बैठ गए और फिर से इनकी बहस शुरू हो गई। आखिर मुनीर कामयाब रहा और इसे लेकर सीधा नाई की दुकान पर पहुंचा। इसको बाबू बना दे भाई, ये जुल्फ़े काट दे इसकी और अच्छा सा स्टाइल बना दीजो। नाई को अहकामात जारी करता वो इसके पीछे ही खड़ा हो गया कि कहीं वो उठकर भाग ही न पड़े। नाई की कैंची महारत से चलती रही और इसकी शक्ल निकल कर सामने आती गई। जब नाई अपना काम ख़त्म कर चुका तो मुनीर इसे सताइशी नज़रों से देखने लगा। अभी अब लगा ना किसी बाबू की औलाद, वरना पहले तो इन बालों के बीच तरह मुंह ढूंढने में ही अगली नमाज का टाइम हो जाना था। मुनीर के सर पर आजकल नमाजों का भूत चढ़ा हुआ था, इसलिए इसकी बातों में झलक भी मजहबी नजर आती। वो इसकी बात पर दांत निकालने लगा। अभी तो खाली तेरा मुँह ठीक हुआ है, अभी देखियो मैं तेरा सारा हुलिया ही फिट करा दूंगा, ताकि बंदे किसी से मिले तो अगले को भी पता चले कि ये भाई वाकई ज़मीन लेने आया है, ना कि इमदाद इकट्ठी करने। मुनीर मुँह फाड़ कर बोला तो इसका सर शर्म से झुक गया, जबकि नाई गला फाड़ कर हंस पड़ा। अबे तेरे बाबा की जवानी का कोई किस्सा चल रहा है, यहाँ जो दांत निकोस रहा है, फ़ौरन इन्हें अंदर कर वरना एक दो कम हो जाएंगे। मुनीर इसे छोड़कर नाई के पीछे पड़ गया और अब के हातिम का कहका सारी दुकान में गूंज उठा था। 2 दिन कैसे गुजरे इसे पता ही न चला और कल रात ही इसे नासिर का फ़ोन आ गया था कि वो घर वापस आ जाए। बहुत से काम रुके हुए हैं और जमशेद भी इसका पूछ रहा है। वो बोझल दिल के साथ अपने बैग उठाकर वापस इस जगह चली आई जहाँ अब इसका दम घुटता था। सुबह उठते ही इसकी फिर से वही रूटीन शुरू हो गई, पहले सबको नाश्ता कराओ और फिर ऑफिस के लिए निकल जाओ। नासिर इसे छोड़ता हुआ अपनी राह हो लिया, जबकि वो चेहरे पर उदासी की चादर लपेटे ऑफिस में आकर बैठ गई। जमशेद इसके आने से पहले ही मौजूद था। इसे देखते ही वो बेताबी से इसकी तरफ आया। अच्छी खबर है शाजिया, कबीर साहब ने परसों का टाइम दे दिया है, बस अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है और जो जो मैं कहूँ तुमने तरीके से इनसे सब मनवाना है। अगर एक बार तुम कामयाब हो गई तो तुम सोच नहीं सकती कि मेरा मतलब है हम कितने फ़ायदे में चले जाएंगे। जमशेद अपनी धुन में बोले जा रहा था और रवानी में इसके मुंह से सच निकल ही गया और यह हकीकत भी थी। इन सब लोगों ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। नासिर, फिर जमशेद और अब ये कबीर। आगे न जाने इसकी किस्मत में कहाँ कहाँ ख़ार होना लिखा था। इसका मूड मज़ीद ख़राब हो गया तो जमशेद इसके पास चला आया और इसे प्यार से समझाने और मनाने लगा। जब वो इसे समझा चुका तो इसका मूड मज़ीद बिगड़ चुका था, क्योंकि 2 दिन वो इस गंदगी से दूर रह कर आई थी और अब इसे ज़्यादा शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो किस दलदल में फंस चुकी है। अपनी मनमानी करके जमशेद जा चुका था और वो अकेली बैठी बीत जाने वाले वक़्त को सोच रही थी। वो अंदर से पूरी भर चुकी थी और इसका दिल शिद्दत से रोने को चाह रहा था। ना चाहते हुए भी वो फूट फूट कर रो पड़ी। या अल्लाह, ये मैं कहाँ आकर फंस गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मुनीर के बारे में ही बहुत शिद्दत से सोचा था मैंने, और वो भी चुपचाप चला गया। वो रोते रोते सोचने लगी, तुम गुस्सा करते मुझ पर, हक जताते, अपना ज़बरदस्ती करते, लेकिन यूँ खामोशी से न जाते मुनीर। देखो तुम्हारी शाजिया किस हाल में है, देखो तो सही। इसका दिल फट रहा था और वो रोए जा रही थी। शाम को जमशेद आया और वो इसे सारे काम सौंपते हुए खुद नासिर का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में वो आ गया तो वो खामोशी से इसके साथ घर चली आई। रात खाने वगैरह से फरागत पाकर सारे घर के बर्तन धोकर जब वो बिस्तर पर आई तो इसका सारा जिस्म बुरी तरह से टूट रहा था। इसने लाइट बंद की और सोने के लिए लेट गई। बात सुनो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अभी इसने आंखें बंद ही की थी कि इसे नासिर की मकरू आवाज़ सुनाई दी। जी बोलो, सुन नहीं हूँ मैं। वो ना चाहते हुए भी लहजा सख्त इख्तियार कर गई। अगला 1 हफ़्ता तुमने मसरूफ़ रहना है, बस ये काम कर दो तो मैं बात करूँगा जमशेद से तुम्हारे लिए
फिर हम दोनों एक लंबी छुट्टी पर जाएंगे। मैंने दफ्तर भी बात कर ली है छुट्टी की और पैसे भी ठीक ठाक जमा कर लिए हैं। फिर तुमने सारा टाइम बस मुझे देना है। और वो अपनी कहे जा रहा था और इसके तन बदन में आग लगती जा रही थी। वो एकदम से उठ बैठी और लाइट जलाकर इसे घूरने लगी। लाल अंगारा आंखें देखकर थोड़ी देर के लिए नासिर के भी ओसान खता हो गए। एक ही बार बेच क्यों नहीं देते मुझे? तुम्हारे सारे मसले अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। ये रोज़ रोज़ के तमाशे से मेरी जान छूट जाएगी ना। इसकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी तो वो फटी पड़ी। नासिर बौखला कर उठा और लगा इसे चुप करवाने, लेकिन वो अपने आप में नहीं थी। रोज़ाना किसी नए बंदे के सामने पेश होने से बेहतर है एक ही बार मेरा सौदा कर दो और जान छोड़ो मेरी। लोगों को भी पता चले कि नासिर का असली कारोबार क्या है। अपना कम और बीवी के नाम पर ज़्यादा खाता है। इसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी और नासिर इसका मुंह दबाए इसे चुप करवाने की कोशिशों में लगा हुआ था। रात काफ़ी बीत चुकी थी। ऐसे में मामूली आवाज़ भी दूसरों के घरों तक जाती थी। वो तो फिर चीख रही थी, चुप कर जाओ यार, हम आराम से बैठकर बात कर लेते हैं ना इस मसले पर। चीखने चिल्लाने से सिवाय तमाशा बनने की और कुछ नहीं होगा। नासिर इसे समझाते हुए बोला तो इसके चीखने में थोड़ी कमी वाक़ई हुई। देखो मेरी बात सुनो, अब तक जो हो गया वो हो गया। आइंदा मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। बस ये आखिरी काम कर दो, वरना मेरा और जमशेद का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा यार। इसे खामोश होता देखकर नासिर इसके मुंह से हाथ हटाते हुए बोला, लेकिन जब इसकी बात पूरी हुई तो इससे तो गोया पतंगे लग गए। शर्म से डूब मरो नासिर, कुछ तो गैरत खाओ या सारी गैरत मर चुकी है तुम्हारी। वो सदमे से बेहाल हुई नासिर को सुना रही थी, लेकिन वो सुनता ही कब था इसकी। मैंने कहा ना बस एक बार मान लो बात, फिर इसके बाद तुम जो कहोगी मैं मान लूँगा। वो इसकी मिन्नत करते हुए बोला तो वो अफसोस से इसे देखे गई। जानती थी कि नासिर को इसके गुस्से से ना कोई फ़र्क पड़ता है और ना इसके रोने से वो बास आने वाला है, लेकिन वो खुद इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी थी। मैंने कह दिया कि अब मज़ीद मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। सुना तुमने, ज़्यादा तंग करोगे तो मैं घर छोड़ कर चली जाऊँगी। इसने आखिरी बार नासिर को धमकाते हुए कहा तो वो खामोश हो गया। जानता था कि अभी वक्त मुनासिब नहीं, इसलिए बगैर कुछ कहे सोने के लिए लेट गया और वो भी ये समझते हुए कि इसकी जान छूट गई सुकून से लेट गई। लेकिन ये इसकी खाम ख्याली थी कि वो इस पिंजरे से बाहर निकल सकती है। अपने दिल में बनाया गया बुत का मुजस्मा टूटते हुए देखा तो इसे वाकई में धचका लगा। वो तो शुक्र है कि शब्बीर इसके आने का मकसद नहीं समझ पाया, वरना इसे बड़ी सुबकी उठानी पड़ती। इसे अब हकीकत में एहसास हुआ कि सबसे बड़ी ताकत बहादुरी नहीं बल्कि पैसा है, और जिसके पास ये ताकत है वो सबका बाप होता है। रही सही कसर शाम को पूरी हो गई जब जमील साहब ने अपने घर के टीवी लाउंज में ही तमाशा लगाया। इतना पैसा खर्च करता हूँ मैं तुम जैसे जाहिलों पर, और बदले में मुझे ये सब देखना पड़ता है। वो एक इस चक्कर में तुम लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो जब तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता। आज तो जमील साहब का गुस्सा देखकर इसकी अपनी हालत भी ख़राब हो गई थी। सर जी मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन वो बंदा हमें डॉज करा गया। शब्बीर फंसी हुई आवाज़ में बोला तो जमील साहब ने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार तमाचा इसके गाल पर जड़ दिया। बकवास बंद करो, दिल तो कर रहा है तुम्हें इसकी जगह उल्टा लटका कर तुम्हारे ऊपर कीड़े छोड़ दूँ। ना काम ना काज, बस बातें करवा लो तुमसे। इसे सेक्रेटरी बनना है मेरा। वो शब्बीर की जानिब इशारा करते हुए अपने दूसरे कारिंदे से मुखातिब हुए। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, इससे पहले कि मैं अपना ज़बत खो दूँ। वो इसे देखते हुए दाढ़े तो ऊपर सुतून की ओट में छुपी हुरैन भी एक बार हिल कर रह गई। दिल में पलते ख्यालात जो पहले ही खस्ता हाली का शिकार थे, आज इस इमारत को मुनहदिम होते देखकर ख्वाबों के मलबे तले दब गए। नहीं, ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में जो मेरे बाबा से ज़्यादा मजबूत और बेहिसाब इख्तियारात का मालिक हो। वो जब हुकूमत का हिस्सा नहीं थे तब भी इनका तूती बोलता था, और अब वो तो खुद अपनी ज़ात में एक हुकूमत है। वो तलख हकीकत को सोचते हुए वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। इसे अंदाज़ा हो चला था कि आज हुई बेइज्जती के बाद अब वो कई दिनों तक शब्बीर को नहीं देख सकेगी, लेकिन अब फ़र्क भी क्या पड़ता था। जो कुछ वो देख चुकी थी इसके बाद तो शब्बीर का शुमार भी आम लोगों में होना शुरू हो गया था, जो सिर्फ सुनते हैं करते वही है जो इनको करने के लिए कहा जाता है। इसके अंदर फिर से उदासियाँ डेरा डालने लगी थीं और वो अफसरदा सी अपनी बेड पर बैठी इसी हालत का शिकार हो रही थी जिससे निकलने में इसे कई दिन लग जाते थे। मैं आज के बाद इस बारे में कभी नहीं सोचूंगी, बहुत हो गया बस, अब और नहीं। ना कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में है और ना ही कोई आने वाला है जिसका मैं बैठ कर इंतज़ार करूँ। इसने हमेशा से किया जाने वाला अहद एक बार फिर से दोहराया और अपने दिमाग से सब कुछ झटक कर अलमारी खोली और अपने कपड़े निकालने लगी, क्योंकि कल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही थीं और इसे भी तैयारी करनी थी। एक मरहला हल हुआ तो दूसरे की बारी आ गई। मुनीर इसकी जान छोड़ने पर नहीं आ रहा था और इसे अपनी बाइक पर बिठाए मार्केट के चक्कर लगा रहा था। मुनीर भाई, आपको पता है मुझे इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है। वो चिढ़ते हुए बोला तो मुनीर हंस दिया। अब ये शहजादे बात पसंद की नहीं, बात है वक़्त की और ज़रूरत की।
ये वक्त की ज़रूरत है और तुझे ये करना पड़ेगा, मुनीर इसे लेक्चर देते हुए बोला। लेकिन इन सब से क्या होगा, उल्टा पैसा ही बर्बाद होगा। वो भी बहस करने के भरपूर मूड में था। और बात सुन, ऐसा नज़र आ कि लोग कहें कि प्लॉट लेने वाला और पैसे देने वाला एक ही बंदा है। एक तो तेरी शक्ल सही मस्कीनों वाली है, ऊपर से तू जो हुलिया बना कर फिरता है ना, देखने को यही लगता है कि सही किसी क्लर्क की औलाद है तू। मुनीर अब की बार गुस्से में बोला तो इसने खामोश रहने में ही आफियत जानी। एक तो साला तू गरीब है, ऊपर से बदतमीजी भी करता है। इसे चुप देखकर मुनीर ने एक और ताक कर हमला किया तो वो बाइक की सीट पर तिल मिला कर रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि जानता था कि वो इससे बातों में कभी नहीं जीत पाएगा, उल्टा मजीद बेइज्जती करवा कर कुटता ही रहेगा। शाम गए जब वो दोनों लौटे तो इसके हाथों में अच्छे खासे शॉपिंग बैग लदे हुए थे। नए कपड़े, जूते, परफ्यूम, टाई और न जाने क्या क्या अला बला मुनीर इसके लिए जमा करता रहा था और वो खामोशी से बस देखता रहा। अपना ख्याल रखेगा तो तुझे खुद से प्यार होगा, और जो खुद से प्यार करते हैं ना, वो कभी किसी के सामने नहीं झुकते। याद रखियो मेरी बात, अगर दुनिया को नज़र उठाकर जवाब देना है तो अपने से प्यार करना सीख, तब कहीं जाकर गैरत जन्म लेती है इंसान के दिल में। और जो गैरतमंद होता है फिर चाहे वो गर्दन कटा दे लेकिन गर्दन कभी झुकाता नहीं है। मुनीर इसे दरवाजे पर उतारते हुए भी लेक्चर देना न भूला, और यह पहली मर्तबा था कि इसकी बात सुनकर वो हंस पड़ा, जैसे इसे यकीन हो चला हो कि मुनीर जो कहता है एक एक लफ्ज़ सच कहता है। घर में दाखिल होकर इसने जन्नत बीबी को आवाज़ दी तो वह किचन से निकलकर इसके पास चली आई। है ये इतनी सारी चीज़ें किसके लिए उठा लाया तू? वो इसके हाथ में मौजूद शापर की तरफ इशारा करते हुए बोली। अपनी है माँ, अब तेरा बेटा भी बड़ा आदमी बनने वाला है, बस इसी की तैयारी है सब। एक काम में लगा हुआ हूँ, दुआ करके काम बन जाए तो हमारी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो दोनों हाथ फैलाकर बोला तो जन्नत बीबी इसे देखे गई। ये वो हातिम तो नहीं था जो कुछ दिनों पहले मुनीर से पिट कर आया था, ये तो कोई और था जो बात भी ऐसे कर रहा था जैसे वो इस पूरी दुनिया का मालिक हो। ये तू आजकल किन लोगों में उठ बैठ रहा है? पता चल रहा है कि तेरे ऊपर भी रंग चढ़ रहे हैं दुनिया के। जन्नत बीबी दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारते हुए बोली तो एकदम से खामोश होकर नज़रें चुरा गया। मुनीर ने इसे सख्ती से मना किया हुआ था कि वो किसी सूरत जन्नत बीबी को अपनी और इसकी दोस्ती का न बताए, वरना लेने के देने पड़ जाने हैं। मैं कमरे में जा रहा हूँ माँ, तुम एक अच्छा कप चाय का बना कर ला दो। वो बात बदलते हुए बोला तो जन्नत बीबी खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई। अपने कमरे में आकर वो इन्हीं ख्यालात में खोया रहा कि जाने इसका मुस्तकबिल क्या होगा। मुनीर ने इसे ख्वाब बेतहाशा दिखाए थे, लेकिन एक अरसा हुआ इसने ख्वाब देखना छोड़ दिए थे। वह हकीकत की ज़िंदगी में सांस लेता था, क्योंकि इसे मालूम था कि हकीकत में जीने वालों के ख्वाब अगर टूट भी जाएं तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही इसे इस सफ़ेद गाड़ी वाली लड़की का ख्याल भी आया जिसने इसकी मदद की थी, जिसके दोनों हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और जो बोलती थी तो लगता था कि सैकड़ों घंटियाँ एक साथ बज रही हैं। वो ना इस स्याह रात को भूल पाया था और ना ही इस रात में मिलने वाले रोशन महताब को। कभी तो मिलोगी तुम, मुझे याद है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, मैं तुम्हारा कर्ज उतार कर रहूँगा। वो खुद से मुखातिब होकर बिड़बिड़ाने लगा तो एक अलोही सी मुस्कुराहट इसके लबों को छूती हुई गुजर गई। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी खिलकर नहीं हंसा था, लेकिन जितना वो पिछले कुछ दिनों से हंस रहा था, इसने अगली पिछली सारी कसर बराबर कर दी थी।